जी दोस्तों, जो विटामिन के है, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको। आपको पता होगा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? जी दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इसकी कमी से कौन सा, इसका रासायनिक नाम बताना है। कैल्सीफिरोल, फाइलोक्विनोन, टेकोफिरोल, राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन के का रासायनिक नाम होगा दोस्तों फाइलोक्विनोन। आपको विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। इसके अलावा कैल्सीफिरोल, जी दोस्तों कैल्सीफिरोल किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल, आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है जी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टेकोफिरोल दोस्तों, टेकोफिरोल किसका नाम है दोस्तों? टेकोफिरोल दोस्तों विटामिन ई का नाम है, आपको ध्यान रखना है। टेकोफेरोल विटामिन ई का नाम है। और जो राइबोफ्लेविन है जी दोस्तों, राइबोफ्लेविन है विटामिन बी2 का नाम है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और विटामिन के का नाम क्या है दोस्तों? फाइलोक्विनोन। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल और विटामिन ई का नाम टेकोफेरोल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, विटामिन ई की प्रचुरता पाई जाती है। विटामिन ई किसमें प्रचुर पाया जाता है? तो देखिए विटामिन ई नाशपाती, गेहूं के छिलके, करौंदा, खजूर। विटामिन ई किसमें प्रचुरता पाई जाती है दोस्तों? विटामिन ई की, तो देखिए दोस्तों विटामिन ई की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है गेहूं के छिलके में। जी दोस्तों आपको पता होगा गेहूं के छिलके में। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है, बाजपन, स्टेरिटी रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है दोस्तों? गेहूं के छिलके में, आपको ध्यान रखना है। गेहूं के छिलके में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। गेहूं के छिलके में विटामिन ई की प्रचुरता पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जी दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन सी है उसकी सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आंवला, बारबोडोस चेरी, धनिया की पत्तियां, या इन सभी में? तो दोस्तों देखिए विटामिन सी है इन सभी में पाई जाती है। आंवले में पाई जाती है, बारबोडोस चेरी में पाई जाती है, धनिया की पत्तियों में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन तीनों में से दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाएगा? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाएगा बारबोडोस चेरी में, आपको ध्यान रखना है। बारबोडोस चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाएगा। इसके अलावा आंवला है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पाया जाएगा बारबोडोस चेरी में, उसके बाद आंवले में, फिर धनिया की पत्तियों में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? बारबोडोस चेरी में, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से देखना है और इनको ध्यान रखना है। च्यवनप्राश बनाई जाती है। जी दोस्तों च्यवनप्राश है वो किससे बनाई जाती है? पपीता, आंवला, हरड़, बहेड़ा। तो दोस्तों च्यवनप्राश किससे बनाई जाती है? दोस्तों च्यवनप्राश आंवले से बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। च्यवनप्राश आंवले से बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो हरड़ और बहेड़ा है दोस्तों, च्यवनप्राश तो आंवला से बनाई जाती है। इसके अलावा आंवला, हरड़, भेड़ा, इन तीनों से, जी दोस्तों इन तीनों के मिश्रण से दोस्तों त्रिफला चूर्ण बनाई जाती है। जी दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि त्रिफला चूर्ण है आंवला, हरड़ और भेड़ा से बनाई जाती है, और च्यवनप्राश है केवल आंवले से बनाई जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, सदाबहार पौधों का रोपण कार्य करते हैं। जी दोस्तों जो सदाबहार पौधे होते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, उनका रोपण कार्य, नर्सरी लगा ली फिर उनको दूसरी जगह पर स्थानांतरण करेंगे, उनका रोपण करेंगे, तो वो कब करते हैं? ऑप्शन देखिए, दिसंबर से जनवरी, फरवरी से मार्च, सितंबर से अक्टूबर और जून जुलाई। जी दोस्तों जून जुलाई। तो दोस्तों देखिए सदाबहार पौधों का रोपण कार्य कब करते हैं? तो दोस्तों सदाबहार पौधों का रोपण कार्य करते हैं दोस्तों जून जुलाई यानी वर्षा ऋतु में। जी दोस्तों सदाबहार पौधों का रोपण कार्य कब करते हैं दोस्तों? जून जुलाई में। इसके अलावा पर्णपाती, जी दोस्तों पर्णपाती पौधे होते हैं उनका रोपण कार्य कब करते हैं दोस्तों? फरवरी मार्च में, आपको ध्यान रखना है। पर्णपाती पौधों का रोपण कार्य फरवरी मार्च में करते हैं। और जो दोस्तों सदाबहार, जी दोस्तों सदाबहार यानी सदा हरे भरे रहने वाले पौधे हैं, उनका रोपण कार्य वर्षा ऋतु या जून जुलाई में। जी दोस्तों रोपण कार्य यानी अपन ने पहले नर्सरी लगा ली, फिर नर्सरी के बाद उनको अपन को दूसरी जगह लगाना है नर्सरी से हटा के, तो वो कब लगाएंगे दोस्तों? जो पर्णपाती पौधे होंगे उनका तो फरवरी मार्च, और जो दोस्तों सदाबहार पौधे होंगे उनका जून जुलाई में अपन स्थानांतरण करेंगे। आगे दोस्तों अर्धशीतोष्ण जलवायु के फल है। जी दोस्तों सब ट्रॉपिकल, आपको बताना सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है, अर्धशीतोष्ण जलवायु के फल है आम, बेर, अमरूद। जी दोस्तों जी दोस्तों सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल इनमें से कौन से हैं दोस्तों? आम, बेर, अमरूद। तो दोस्तों देखिए अर्धशीतोष्ण जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल कौन से हैं? तो दोस्तों आम, बेर, अमरूद। दोस्तों ये सभी है सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है। इसके अलावा संतरा और नींबू है, वो भी सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है। जी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अर्धशीतोष्ण जलवायु के फल, सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है आम, बेर, अमरूद, संतरा, नींबू। इसके अलावा दोस्तों गर्म जलवायु के फल की बात करें तो केला और नारियल गर्म जलवायु के फल है। जी दोस्तों केला, नारियल गर्म जलवायु के फल है। इसके अलावा शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो दोस्तों सेब हो गए, ये शीतोष्ण जलवायु के फल है। और अर्धशीतोष्ण के आपको ध्यान रखना है आम, बेर, अमरूद, संतरा, नींबू, ये है अर्धशीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु के फल है। तो दोस्तों इनको आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों? 1000 मीटर, 10,000 मीटर और 40-47 मीटर और 25-30 मीटर। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर के बराबर होता है। और 40-47
एक एकड़ के बराबर होता है। 40-46 मीटर दोस्तों 1 एकड़ के बराबर होता है। और 25-30 मीटर बराबर 1 बीघा। 25-30 मीटर को हम 1 बीघा बोलेंगे जी दोस्तों। 25-30 मीटर को अपन क्या बोलेंगे, 1 बीघा। और इसके अलावा 40-46 को 1 एकड़ बोलेंगे। 40-46 मीटर जगह है उसको अपन 1 एकड़ बोलेंगे। और 10,000 मीटर जगह है तो उसको दोस्तों अपन बोलेंगे 1 हेक्टर। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, 10,000 मीटर यदि जगह है तो उसको अपन 1 हेक्टर जगह बोलेंगे। और यदि 40-46 मीटर है तो उसको 1 एकड़ बोलेंगे। और 25-30 है तो उसको अपन 1 बीघा बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन की उपयुक्त विधि है जी दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्र है उनमें रेखांकन करने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, मीडो विधि, आयताकार विधि, समुच्चय विधि, वर्गाकार विधि। तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन की सबसे उपयुक्त विधि है समुच्चय विधि जी दोस्तों। समुच्चय विधि या कंटूर विधि इसको बोलते हैं। समुच्चय विधि बेस्ट है दोस्तों उबड़ खबड़ वाली जमीन के लिए या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समुच्चय विधि। इसके अलावा मीडो विधि है दोस्तों। मीडो विधि अमरूद के रेखांकन की नई विधि है जो इजराइल से आई है। इसमें R×P 2×1 रखते हैं। अमरूद के लिए बेस्ट है दोस्तों मीडो विधि जो इजराइल से आई है, नई विधि है। और पहाड़ी क्षेत्रों के रेखांकन की उपयुक्त विधि समुच्चय विधि है। आगे वाला